बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। क्या हाल चाल है? आज का दिन आपका यकीनन अच्छा जा रहा होगा। और उसके साथ साथ आज मेरा दिल बहुत सुबह से ज़रा उदास है। अरशद शरीफ जो कि हमारे सहाफ़त में एक नामवर सहाफ़ी, और आज उनको जो है स्पुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं एक देख रही थी कि एक माँ का एक बुलंद हौसला। आप देखें, माँ के सामने माँ का जो दिल होता है ना, वो बहुत नरम होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। और इस तरह बच्चे को देखना कि आज के वो अपने ज़िंदा होते हुए बच्चे को जो है वो आज जुदा हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं देख सकेंगी उनको। एक इंसान हंसता बसता मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से चला गया। बहुत सारे सवालात छोड़ गया, बहुत सारी चीज़ें छोड़ गया। इंसान के समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों की जो एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हम लोग दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हम लोगों को नहीं पता कि कौन कैसा अपने अंदर जो है वो जंग लड़ रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर इतने मसाइल हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिस पर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखना भी शुरू कर दी, पढ़ना भी शुरू कर दी और फैलाना भी शुरू कर दी। हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है वो क्या है, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए। तो इस हवाले पर बहुत सारा गौर करने की ज़रूरत है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि ड्रामा राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी वसीम शहजाद, हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वसीम ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो आज मेरा ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग एल22 का। आप उनकी बुटीक पर विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी विंटर कलेक्शन आई हुई है। मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, तो लाजमी विजिट करें। और इसके साथ इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। एक दिन एक नेकी। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, किसी के मरने पर रोना खिलाफ सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत से साबित है। लेकिन उसके अंदर पीटना, अल्लाह से शिकायत करना, शरीयत मुताहरा में इसकी गुंजाइश नहीं है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ़ ले गए। आपने उनकी रुखसार और पेशानी पे बोसा दिया और आपकी आँखों से आंसू जारी थे। इससे मालूम हुआ मुसीबत के वक्त आँखों से आंसुओं का जारी होना ये एक बशरी तकाज़ा है, लेकिन अल्लाह से किसी किस्म की शिकायत ज़बान से नहीं करनी चाहिए। अमूमन हमारी बहनें, हमारी बेटियां मुसीबत के मौके पर उनकी ज़बानों से अल्लाह के बारे में शिकवे वाले अल्फाज निकल जाते हैं। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जीती रहो, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, राइटर आप हैं माशाल्लाह से। आप अभी हम ब्रेक में बात नहीं कर, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये बात भी कर रहे थे कि ये ड्रामा जो है हम देखते हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना अपना एक किरदार होता है और वो उसको अदा कर रहा होता है। हमारे यहाँ जो इस टाइम ड्रामा इंडस्ट्री है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक पहली बात तो ये कि कोई भी फनकार हो, अगर वो फनकार है तो वो शिकवा नहीं करता।
ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक फनकार दूसरे के फन से मुत्तफिक नहीं हो सकता। ये एक बुनियादी बात है कि अगर वो मुत्तफिक हो जाएगा तो फिर वो भी वैसा ही कहेगा जैसा कि हो रहा है। आप नया कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ड्रामा या कोई भी फन पारा बुना क्यों जाए, क्यों हम लिखते हैं या क्यों हम किसी पेंटिंग को किरतास पर उतारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उससे कोई मकसूद है, कोई तब्दीली, तबद्दुल चाहते हैं हम, या अदब बराए अदब या अदब फन बराए फन हम करना चाह रहे हैं? तो ये तो पहला बेसिक सवाल बनता है। अच्छा, अगर हम तब्दीली के लिए चाह रहे हैं तो फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या हम किसी को तब्दील कर सकते हैं? मैं तो नहीं समझता हम किसी को तब्दील कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अगर ऐसा मुमकिन होता, दलील से आप किसी को कायल कर सकते, तो आज दुनिया बदल जाती है। बहुत सारे अंबिया इकराम आए, बहुत सारे सूफिया इकराम तबलीग करते रहे दीन की या तालीमात देते रहे इंसानियत की, मगर इंसान आज भी वैसे का वैसा है, आज भी वहीं का वहीं। क्यों तब्दीली क्यों नहीं आई? उसकी वजह यह है कि फिर हम क्यों लिख रहे हैं? अगर हम तब्दील नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों लिख रहे हैं? हमारा काम सिर्फ दस्तक देना है। अगर उस दरवाजे के पीछे वो इंसान मौजूद है तो दरवाजा खुल जाएगा। अगर वो मौजूद नहीं है तो आप अगले दरवाजे पर दस्तक दो। ये बुनियादी तौर पर मेरी नज़र में ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है कोई और भी ऐसा समझता हो सकता है कोई ना समझता हो। तो हम तब्दीली नहीं ला सकते, उसके अंदर वो सोया हुआ आदमी उसको जगा सकते हैं अपनी बात से, अपने एक्शन से, अपने एक्ट से, उस दलील से हम उसे जगाने की सही कर सकते हैं कि भाई मैं यहां हूं। अगर उसके अंदर वो दलील मौजूद होगी, आप कभी भी देखिए कि हम मुबाहसे में भी वो लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे जो उससे मुत्तफिक होते हैं या उनके अंदर वो रूह पहले से मौजूद होती, हम उसके अंदर तब्दीली नहीं लाते, सिर्फ उसे जगाते। तो पहली बात तो ये कि फन क्या है, ठीक, तो इस हवाले से हम जगा सकते हैं। दूसरी एक और सिन्फ है, वो अदब बराए अदब या फन बराए फन है। मतलब एक उसमें आर्टिस्टिक क्या कहते हैं उसको, चीरादस्तियां कह लें कि वो होती हैं, फनकाराना सलाहियतें या आप के जो उसकी टेक्निक्स हैं, तो वो टेक्निक्स को आप यूज़ करते हैं। पेंट का ब्रश है, उसके स्ट्रोक्स हैं, किसी पेंटिंग में या किसी पोर्ट्रेट में या किसी ड्रामे में आपके जुमले वो कितने चुस्त हैं, कितने चाको चौबंद जुमले आपने कसे हुए, तो वो अगर आप कस सकते हैं तो वो एक टेक्निक है। तो इस लिहाज से बहुत सारे लोग टेक्नीशियन होते हैं, फनकार नहीं होते। तो टेक्नीशियन से बचने के लिए क्या फन जो है आप जो लिख रहे हैं, क्या वो क्रिएशन है, तख्लीक है? एक मंजरनामा आपने देखा, आपने उसको बयाने ही कलमबंद कर दिया, उसको किरदारों में तकसीम किया, उसकी ठीक है, आपने टेक्निकली उसको मतलब तकनीकी एतबार से उसको सेट किया, उसकी चीज़ें, उसके जुमले, उसके किरदार, तो वो आपने किए, फिर आप उसको पेश कर देते हैं। क्या ये तख्लीक है? मेरी नज़र में ये तख्लीक नहीं है, ये नक्काली है। किसी किरदार को बयाने ही नकल करना नक्काली है, फन नहीं है। सही। अच्छा, जो मजीद भी आपसे जानेंगे, आपकी गुफ्तगू ऐसी गहरी है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लफ्ज़ों से ही बयान हो रही हैं। अच्छा, वसीम से भी आज जानेंगे हम, मुल्तान में शोबिस की इस टाइम क्या सूरत हाल है? असमा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हम मुल्तान की बात करते चले शोबिस की सूरत हाल की,
तो एक दौर था कि मुल्तान में 12 थिएटर हुआ करते थे। वक्त गुजरा और जितनी बर्क रफ्तारी के साथ ज़माने ने तरक्की की, हम थिएटर में उसी तनज़ली के साथ नीचे उतरते रहे और इस वक्त मुल्तान में 12 में से सिर्फ 3 थिएटर मौजूद हैं जिनको सही माने में थिएटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो थिएटर एक कमर्शियल थिएटर है। एक थिएटर वो था जो हमारे आबा व अजदाद देखा करते थे। जब थिएटर लगता था तो गलियां वीरान हो जाया करती थी, आर्ट्स काउंसिल भर जाया करते थे। ना वो ड्रामे रहे अब, ना वो स्क्रिप्ट राइटर रहे, ना वो अदाकार रहे, ना उस तरह का खेल पेश किया जाने लगा कि जिसकी वजह से थिएटर अपने नगर से इतना उतरा कि वो कमर्शियल थिएटर में तब्दील हो गया। और अगर मैं आज के मौजूदा मुल्तान के थिएटर की बात करता चलूँ तो अमूमन मेरा जाना होता है, उनके पास इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करना होता है और मैं अपने सर पकड़ के बैठ जाता हूँ जब मैं किसी अदाकारा से ये पूछता हूँ कि आपके इस ड्रामे में किरदार क्या है। वो कहते मुझे तो एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, मेरा एक डांस आइटम है और मुझे नहीं पता ड्रामे की थीम क्या है। जिस ड्रामे को हमने जस्ट रक्स के लिए इस्तेमाल कर लिया, जस्ट लोगों की लस्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, हम कैसे समझ सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन टूल के लिए अपना किरदार अदा करेगा? जब वो माशरे के अंदर कोई मस्बत तब्दीली, जब वो दस्तक भी कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, जिस तरह सर ने बात की, तो उस ड्रामे में तो कहीं दस्तक का आंसर भी नहीं है। हमने कमेटीज़ भी बनाई, हमने विजिलेंस कमेटीज़ जो है वो भी बनाई ताकि हम चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रख सकें। बदकिस्मती से हुआ ये कि वही एहलकार जिन्होंने उसकी आप समझ लें कि नोक पलक को दुरुस्त करना था, वही लोग उनके साथ मिल गए कुछ पैसों के एवज, और हुआ ये कि ड्रामा फिर से अपनी साख से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अगर मैं 2007, 8, 9, 10 का दौर बयान करूं तो वो तो बहुत ही संगीन दौर गुजरा है थिएटर पे। लेकिन इस वक्त थिएटर थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, लोग बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनमें ये शऊर उस वक्त उजागर हुआ जब उन लोगों ने, उन कमर्शियल आर्टिस्ट ने काम किया मुल्तान आर्ट्स काउंसिल पे आके या किसी ऐसे फॉर्म पे जहाँ पे फैमिलीज ने उनको सराहा, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि असल लाइफ तो ये है कि हमें फैमिलीज पसंद कर रही हैं, हमारे ड्रामे को हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी फैमिलीज बैठ के देख रही हैं। और अगर कहा जाए उन आर्टिस्टों से जो इस वक्त थिएटर में, कमर्शियल थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं कि आप इजाज़त देंगे अपनी फैमिलीज को कि वो बैठ के आपके ड्रामे को देखें, तो उनका जवाब भी इनकार होता। तो इज़्ज़त जो है वो हर शख्स को चाहिए, लेकिन सिर्फ वक्त का इंतज़ार है या पैसे की दौड़ है या कमर्शलिज़म में हम इतने आगे चले गए कि हम अपनी जो बुनियादी साख्त है उसको भूलते जा रहे हैं। हमारे थिएटरों में जो इस वक्त तकद्दुस रिश्तों का हाल किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने, एक ख़ास तबका फ़िक्र को हमने रखा कि वो आएगा और थिएटर देखेगा। हमने थिएटर से तमाम पढ़े लिखे लोगों को जो है वो गायब कर दिया। हमारे पास थिएटर में मौजूद हैं तो कोचवान है, हमारे पास थिएटर में मौजूद है तो वो एक ख़ास तबका है जो एक ख़ास माइंड ऑफ सेट के साथ थिएटर में आ रहा है। तो ज़रूरत है इस अमर की कि इसको चेंज किया जाए ताकि थिएटर का बहाल मुमकिन हो, वरना ये जो 3 रह गई हैं बाकी 2 और 1 के ऊपर आके ये सफारती से फिर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में थिएटर जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर घरों में बन जाएगा, अदाकाराओं के घरों में थिएटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो थिएटर जो इस वक्त यहाँ चल रहा है वो कहीं भी हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है, विजिलेंस को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इंतज़ामिया को होना चाहिए, सबसे बढ़कर जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो फ़नकार हैं, उनको कम अज़ कम ये एहसास होना चाहिए ताकि वो एक बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो मस्बत पैगाम जो है वो थिएटर का इस्तेमाल कर सकें और दे सकें। क्योंकि थिएटर दुनिया में कम्युनिकेशन टूल के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ये कम्युनिकेशन किस हद तक मुतासिर हुई और कैसे हुई, इस पर बात जो है वो की जा सकती है। अच्छा, मेरे एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी, अपना नाम बताइएगा। कॉल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। जी जी, अपना नाम बताएं। नाम मेरा सफिया बीवी है। सफिया बीवी? हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगी सफिया? मैं कह रही हूँ मेरे वाले सौतों में हम 2 बहनें हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। हमें नौकरी की ऐसा जरूरत है। ठीक है, आप अपना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें नौकरी की बहुत जरूरत है।
आपकी एजुकेशन क्या है, तालीम कहाँ तक हासिल की हुई है आपने? मैंने मैट्रिक की है। अच्छा ठीक है। आपकी दोनों बहनों ने? अच्छा ठीक है। आप अपना नंबर जो है वो हमें बता दें ताकि हम लोग जो है आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे अगर कोई भी इस तरह का हमसे कांटेक्ट किया जाता है जॉब के हवाले से। आप अपना नंबर जो है वो बता देंगी ताकि स्क्रीन पे लोग भी आपको देख रहे होंगे जो कांटेक्ट करना चाहेंगे आपसे वो कर सकेंगे। ठीक है, मैं नंबर बता देती हूँ आपको। जी बताओ। इस समय बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और इतने जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप जो है अपना कांटेक्ट नंबर लिखवा दें ताकि आपसे कांटेक्ट जब करना होगा तो इंशाल्लाह कर लेंगे। आजकल हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो परेशान दिखाई देता है इस हवाले से, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक आम बंदे का सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा सर, जिस तरह अभी वसीम भी बात किया, हम भी बात कर रहे थे कि अच्छे राइटर का फुकदान क्यों है। आजकल जो हम ड्रामाज देख रहे हैं उनमें वो मैसेज उस तरीके का डिलीवर नहीं हो रहा जो हम चाहते थे। पहले होता था हम एक फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देखना, एक आपका एक घंटा मुकर्रर होता था जिसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स आपके साथ इकट्ठे बैठ के और हमने वो ड्रामा देखना होता था। फिर आगे का हमें होता था कि अच्छा नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी उसमें क्या होगा। बेटा, हमने पीटीवी का वो दौर देखा है कि जब 8 से 9 बजे तक एक खेल का टाइम होता था और सड़कें वीरान होती थी। मतलब उस वक्त बाजार सुनसान होते थे, मालूम होता था कि 9 बजे के बाद लोग निकलेंगे घरों से या खबरनामे के बाद लोग आएंगे। तो वो एक क्रिएटिविटी थी उनके पास। मैंने पहले बात की कि क्या तख्लीक है हमारे पास। अब जैसे वसीम ने बात कही है कि स्क्रिप्ट नहीं है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई? आप बकरा किस्तों पे देखिए, मेरी नज़र में वो पहला कदम था कि जहां उसमें से, उस खेल में से अगर उमर शरीफ को निकाल दें तो ड्रामा कहीं नहीं है। जब वन मैन शो होने लगे, पहला कदम वन मैन शो का था, हमने टीम हटा दी। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या हुई कि स्क्रिप्ट निकल गया बीच में से। हमने याद करना छोड़ दिया। तुम इतनी देर बोलोगे, तुम इतनी देर बात करोगे, तुमने इतनी देर लोगों को हंसाना है। अब उसमें क्या होगा हंसाने के लिए? अब हुआ क्या हमारे साथ? पहले तो हम तंज और मिजाह का फर्क भूल गए, सबसे पहला। और अब हम वल्गैरिटी को मिजाज समझ रहे हैं। तो वो दोनों चीजें हमारे हाथ से चली गई। ना मिजाह रहा हमारे पास, ना तंज रहा। अब नतीजतन क्या है कि हम फैमिली के साथ बैठ के वो खेल नहीं देख सकते। ये जो आर्ट्स काउंसिल की बात हो रही है कि यहां पर लोगों ने काम किया तो लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या वो क्रिएटिविटी है? क्या वो खल्लाकियत है? क्या वो तख्लीक है? नहीं है। उन्होंने 4 टुकड़े इधर से पकड़े हैं, 4 टुकड़े इधर से पकड़े हैं और उसको जोड़ दिया। गाने उसमें भी मौजूद है। हाँ, गाना ड्रामे का हिस्सा हो सकता है अगर उसकी कहानी उसका तकाजा करती है तो, वगरना नहीं। ऐसे बेशुमार ड्रामे थे जिसमें कोई गाना नहीं, कभी गाना नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई है, जैसे हीर है, वो तो थी मंजूम, वो तो थी मंजूम। तो उसको अगर आप गाना कहते हैं तो कहें। तो बेटा, पहली बात तो ये है कि क्या हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां खल्लाक लोग मौजूद नहीं है। मौजूद थे, मौजूद हैं और शायद मौजूद रहेंगे। मगर क्या हम उन लोगों को आगे ला रहे हैं? नहीं। मखसूस लोगों ने कब्जा कर रखा है इदारों पर। माजरत के साथ मैं गिला नहीं कर रहा, मैं इसका शिकवा नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मगर चूंकि आप पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह यह है बेटा, मैं एक तरह का काम कर सकता हूं
वसीम एक तरह का काम कर सकता है, क्योंकि इसका एंगल देखने का, मेरा एंगल देखने का इससे मुख्तलिफ है, मगर मेरे एंगल पर वो वही वैसा ही काम होगा। आपको ज्यादा लोग चाहिए, आपको और लोगों को चांस देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि और कौन कहां बैठा है, कौन क्या कर रहा है। मुस्तफा का काम एक जैसा होगा, मतलब कहीं ना कहीं पिछले से मुमासिल हो जाएगा। जितना भी मुख्तलिफ कर ले, आइडियोलॉजी तो वही है, वो कहीं ना कहीं तसव्वुफ से जुड़ जाएगा। वसीम कहीं ना कहीं शोबिस के हवाले से उसकी चकाचौंध में गुम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मतलब ये दो किरदार नहीं है, एक जनरल बात कह रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जब तक हम लोगों को, मतलब मुझे कई दफा यूनिवर्सिटी में बुलाया गया इसके लिए, वर्कशॉप्स के लिए, लेक्चर्स के लिए मैं जाता हूं। बच्चों में बहुत टैलेंट है, जरूरत इस अमर की है कि आप उनकी वर्कशॉप्स रखें। आर्ट्स काउंसिल क्यों नहीं करती ऐसा? ड्रामे में ग्रेजुएशन क्यों नहीं कराते? आप एक सिंफ है, इसके अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री दें। म्यूजिकोलॉजी है, म्यूजिकोलॉजी की डिग्री दें आप उनको। माजरत के साथ मुझे एक भी शख्स ड्रामा निगार नहीं दिखाई देता बशमूल मेरे, क्योंकि ड्रामा निगार होने के लिए आपको तमाम अलूम पर दस्तरस होना चाहिए। एक, आप मिजाह लिख सकते हो, आप तंज को समझते हो, आप हुज़्न को बयान कर सकते हो, अलम को बयान कर सकते हो, आपकी जुमले की साख्त दुरुस्त हो, अच्छी हो, शुस्ता हो, मिजाह के अंदर फिर आपको मौसीकी का इल्म हो, आपको मालूम हो कि ये कौन सा मंजरनामा है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कैसा म्यूजिक होना चाहिए। आपको इन तमाम मालूम पर दस्तरस होगी तभी आप एक ड्रामा निगार हो सकेंगे, वगरना नहीं हो सकेंगे। क्या आपको मालूम है, अगर आप स्टेज के हवाले से बात कर रहे हैं, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, स्टेज और थिएटर में बहुत फर्क है। थिएटर तो रहा ही नहीं, इस पूरे पाकिस्तान में कहीं थिएटर नहीं है, सिर्फ स्टेज है। हम स्टेज ड्रामे को थिएटर समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। स्टेज और थिएटर में क्या फर्क है, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। बिलाल यूनुस हमारे साथ हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं कि आज दिन भर मौसम जो है वो कैसा रहेगा। जी बिल्कुल आसमा, शहर औलिया के मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में आज मतला साफ और मौसम खुश्क रहेगा। इसी हवाले से अगर मुल्तान शहर की बात कर ली जाए तो मुल्तान शहर में सुबह से हल्की हल्की ठंडी हवा का सिलसिला जारी है। दोपहर के वक्त ये हवा का सिलसिला रुक जाएगा और रात के वक्त दोबारा से हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम खासा खुशगवार होता दिखाई देगा। इसी हवाले से बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई दी है कि आज और रवा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया। इसी हवाले से अगर सूरज की बात कर ली जाए तो सूरज कल 6:23 पर तलू होगा और आज शाम 5:33 पर गुरूब होगा। इसी हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में जो है मौसम खास खुशगवार हो जाएगा, जैसा कि और दर्जा हरारत कम होता दिखाई देगा। जैसा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो हवा में नमी का तनासुब 86% रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से महकमा मौसमियात के कहना है कि एक हफ्ते के दौरान मौसम खासा खुशगवार हो जाएगा, जो शहरियों को खासा महसूस करेगा। जी
बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थिएटर और स्टेज में फ़र्क। अच्छा चले हमने कहा ये इसमें थोड़ा इसको भी हम क्लियर करें, एलैबोरेट कर दे तो थोड़ा सा। जब भी थिएटर की बात हो तो शायद यही थिएटर है। हाँ। थिएटर बुनियादी तौर पर कदीम तरीन टर्म है, जिसकी एक सूरत जो अब बाकी वो भी नापायद होती जा रही है, वो बंदर का तमाशा रह गया, जिसे हम स्ट्रीट थिएटर कहते हैं। ठीक है, थिएटर एक दायरे की सूरत में हुआ करता था। आप मुझे बताइए मुल्तान में या पाकिस्तान में कहीं ऐसा दायरे की सूरत बना हुआ थिएटर हो? दायरे की सूरत होता था, उसमें कोई सेट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। आप जब कर्टन खुलने लगता है तो एक म्यूजिक पीछे चल जाता है और वो बता देता है कर्टन खुलने से पहले कि मंजर अलमिया है या तरबिया है। उसकी म्यूजिकोलॉजी, उसका माहौल, उसके एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर देती है। फिर लाइट्स उसको हेल्प देती हैं। फिर सेट आपने किस तरह का मंजरनामा लगा रखा है। ठीक है, तो थिएटर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद नहीं है और एक फनकार को चारों तरफ घूम के अपने एक्सप्रेशंस दिखाने हैं एक जुमले के लिए। एक जुमला वो कम से कम 4 मरतबा कहेगा और एक परफेक्शन के साथ कहेगा। जहां फर्क आएगा दूसरों को अलग मैसेज जाएगा, उसको अलग जाएगा, उसको अलग जाएगा। क्योंकि एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी बड़ी अहम है, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो स्टेज हो। तो इस हवाले से थिएटर मुश्किल तरीन सिन्फ है हमारे खेल की। ओपेरा मंजूम जो ड्रामे होते हैं जिनमें नज़मिया खेल हम कहते हैं, जैसे हीर है तो उसको हम ओपेरा कहते हैं। ठीक। तो जो ड्रामा है वो मकालमे की सूरत है, गुफ्तगू की सूरत है, 2 किरदारों के माबैन गुफ्तगू है। ओपेरा में ये गुफ्तगू नज़मिया अंदाज में होगी, नज्म की सूरत में होगी गुफ्तगू, मगर नज्म की सूरत में। अगर नज्म नहीं है तो वो ओपेरा नहीं हो सकता। तो ये मैंने 3 असनाफ आपको बता दी। अच्छा, वाकई जिस तरह हम टैलेंट की जिस तरह सर बात कर रहे थे कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें उस तरीके से एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को हर तरीके से, ताकि उसके बारे में आपको जो है अच्छी तरह उससे वाकिफ हों। जब भी आप किरदार निभा रहे हो तो आपको अपना भी पता हो। ऐसा है कि नहीं? वसीम भी एक अच्छा आर्टिस्ट है। साइकोलॉजी, नफ्सियात, एक कैरेक्टर की नफ्सियात क्या है, यही काम है ड्रामा निगार का, कि वो उसकी नफ्सियात से आशना होता है। जब किरदार बुनता है वो, तो वो उसकी नफ्सियात को सामने रख के कि इसकी नफ्सियात क्या होगी, इसके जुमले कैसे होंगे, इसकी चाल ढाल कैसी होगी, इसका लिबास कैसा होगा, इसके चेहरे की रंगत कैसी होगी। हम देखते हैं फिल्मों में अक्सर कि वो मुलाजिमा का किरदार अदा कर रही हैं और फुली मेकअप्ड है। तो ये ऐसा ड्रामों में भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। आजकल जो हमारे ड्रामाज हैं उनमें तो उनमें मुलाजिमा का किरदार है उसका, भाई उसको जब तक उस किरदार के मुताबिक नहीं डालोगे या उस शख्सियत को वो किरदार ना दिया, डायरेक्टर का काम है कि फिर उसको तकसीम करता है। जब करेक्टर जब वो किरदार देता है किसी को तो वो उसके ऐन मुताबिक देता है। आजकल तो हम ये देखते हैं कि अगर ड्रामे में कहीं किसी की डेथ हो जाती है और उसके ऊपर आपने शोक मनाना है तो वो तब भी आपका मेकअप फुल होता है। मेकअप आपका फुल होता है। सर ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब आप उस कैरेक्टर के अंदर ढल रहे होते हैं, क्योंकि इस चीज को जाहिरी बात है, एक चीज वो होती है जिसको हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो जो हमने खुद अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट किया होता है। तो अमूमन जिंदगी में कुछ ऐसे कैरेक्टर आए कि जब उनको निभाया गया तो फिर से दोबारा जो है अपनी हालत में आने में 5 से 7 मिनट का वक्फा लगा मुझे। मतलब मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह के अब नॉर्मल कैरेक्टर किए जिसमें भोले वगैरह जो हैं और खुद ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो, तो मुझे तकरीबन दोबारा से अपनी हालत में आने में 5 से 7 मिनट लगे जब ड्रामा ख़त्म हो चुका था। तो जब आप किसी भी कैरेक्टर में डीप ढल जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि आपके चेहरे का
जो रंगत है, आपके डायलॉग्स हैं, आपकी जो हरकत व सकनात है, वो तमाम उस चीज़ का पता देती है। और बड़ी इसकी काफ़ी देर तक आपके ऊपर वो फील रहता है, और फिर उसके बाद कहीं जाके आप वक्फे से नॉर्मल सूरत के हाल के अंदर जो है वो बड़ा फनकार है ये। लोग सारी जिंदगी एक ही किरदार में मर गए, ठीक है, ये 5 मिनट में बाहर आ जाता है, बड़ी बात। देखिए आप देखे सुल्तान राही सारी जिंदगी गंडासे से बाहर नहीं आ सका। हमारी इवन पंजाबी फिल्म जो है वो आज भी आप मौला जट बना रहे हैं यार, हद नहीं हो गई। आपके पास कोई टॉपिक और नहीं है, अब नया काम नहीं कर सकते। ठीक है, रीमेक होना चाहिए, बहुत शाहकार फिल्में और भी बहुत है। रोटी कपड़ा और इंसान थी कैसर मलिक साहब की, मुल्तान के राइटर थे वो, बहुत बड़ा राइटर था। क्या वो बनी? धिया निमानिया थी, सराइकी की फिल्म, पहली सराइकी की, और भी होंगी मगर मेरी नजर में वो पहली सराइकी की फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसका टॉपिक शानदार टॉपिक, आज भी वो टॉपिक एग्जिस्ट करता है ऐसे ही। और अगर बात करें जहेज, आज भी वो एग्जिस्ट करता है। आप उसको रीमेक करो ना, या चलो रीमेक ना करो, आप उसे कलर्ड कर लो, क्योंकि रीमेक नन्ना नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अफजाल चिट्टा नहीं आ सकता। हमारे पास ये ऐसे लाजवाल किरदार थे कि उनका मुतबादल नहीं है। ऐसे ही उसकी आपने बात कही ना, टैलेंट है, मगर वो शायद और तरफ है, हम सीखना नहीं चाह रहे। जिसे कहो ना बेटा इसको सीखो, तो सीख नहीं रहे हम। और माजरत के साथ ये भी मुझे ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता अगर हम 40 सालों की बात करें या प्रीवियस ईयर की बात करें, तो पंजाबी फिल्मों को जब फ़रोग मिला तो उसमें बशीरा या मौला जट, ये 2 मूवीज इस तरह की शामिल थी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की, और उर्दू फिल्मों पे पंजाबी फिल्में गालिब आना शुरू हो गई। लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि हम 40 साल बाद भी दुनिया ने चांद पे कदम रख लिया है, लोग फिक्शन मूवीज की तरफ चले गए हैं, और हम कहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम 2022 में बैठकर हम मौला जट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि चले हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर, और हम अपनी जो हमारे तमाम प्रीवियस चीज़ें हैं उनको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाई क्या मौजूदा मसाइल ख़त्म हो गए हैं। महंगाई के हाथों लोग मजबूर होके खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कब्रों में लोग महफूज नहीं हैं, लोग जो है वो छलांगे मार के मर रहे हैं, ट्रेनों के आगे सड़ दे रहे हैं। वो स्टोरीज कहाँ हैं? या तो हमारे पास सॉरी टू से राइटर्स नहीं है, या हमारा काम करने को दिल नहीं है, या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मिथ क्या है ये समझ नहीं आ रही कि हम 2022 में बैठ के मौला जट की बात कर रहे हैं, और इतना वावेला उसके ऊपर हमने मचा दिया है। आप ये माने कि वाकई 40 सालों में हम कोई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर सके कि जो हमारे जो इस्लाफ थे या जो हमने पहले काम किया उसको कम्पीट कर पाता। हम तो अपना ही नहीं मुकाबला कर पा रहे, हम दुनिया का मुकाबला क्या करेंगे? ये वाकई है। अभी हम लोग, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऐसा लगता है पहले ख़त्म हुई, बिल्कुल काम जो है वो उस तरीके का नहीं रहा। अब अगर कुछ ला रहे हैं तो फिर वो कुछ इस तरह का ला रहे हैं, पुरानी चीज़ों को दोबारा सामने ला रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा जो लोग कहें कि वाकई कुछ नया आया है और हमें हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो वापस आ रही है। मुझे बताइए ना, इस मौला जट के बाद से लेके अब तक और कौन सी इस तरह की ऐसी मूवीज जो हैं वो आई कि जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है चेंजिंग पैदा कर दी हो? सर, या तो टॉपिक्स हमारे पास नहीं रहे। नहीं, आप देखें शान बेचारा सारी जिंदगी सुल्तान राही को पूरा करता रहा, हालांकि उसका ना जुस्सा वैसा था, ना उसको बना दिया हमने, उसको एक्टिंग करने दिया। मैं ये समझता हूँ कि उसे, वो बहुत अच्छा अदाकार था, उसे हमने जाया किया। हमने मौला जट के चक्कर में बहुत सारे जो हमारे पास आर्टिस्ट थे उन्हें एक विलन वाला और एक वो अजीब सा एक उन्होंने कैरेक्टर, ये हमारा कल्चर भी नहीं है। मतलब वो कल्चर ये था, अगर आप बदमाश के हवाले से बात करते हैं तो बदमाश तो वैसे लुग़वी एतबार से उसको कहते हैं जिसका मुआश अच्छा ना हो, जिसका व्यापार या जिसकी अर्निंग की सोर्स अच्छी ना हो, उसे हम बदमाश कहते हैं। वगरना यहाँ हम जो
झगड़ालू हो, जो छीन लेता हो, जो डाका डालता हो, उसको हम बदमाश कहते हैं। यहाँ मैं मुल्तान के इलाके में कई लोग ऐसे बने, मतलब मैंने अपने मोहल्ले के बाहर देखा है कि वो एक शख्स ऐसा था, मगर वो अपने मोहल्ले में ओढ़नी, अपने सर पे बड़ा रुमाल, जिसको वो अरबी वाला रुमाल कहते हैं, उसने तकरीबन घूंघट किया होता था। वो जब जमीन अपने मोहल्ले में या गली में चलता था तो उसका सर जमीन की तरफ झुका जा रहा होता था। उसके मोहल्ले में माँ, बहन, बेटी कोई भी महफूज होती थी। वो अपने घर का रखवाला होता था, अपने मोहल्ले का रखवाला होता था। और बेसिकली मोहल्ला जट जो परफॉर्म कराई गई थी उसका थीम यही था। और मैं, अगर किसी को बुरा ना लगे, या शायद हो सकता है मैं गलती पर हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि अहमद नदीम कासमी साहब का एक अफसाना है गंडासा, शायद ये उससे मुतासिर होकर लिखी गई फिल्म थी। तो वो ठीक है, इंस्पिरेशंस होती हैं। एक फिल्म होगी ना। हाँ। सुल्तान राय को भी सुल्तान राय नहीं बनने दिया हमने, उसको भी गंडासा पकड़ा दिया। वो सारी जिंदगी बेचारा उस कैरेक्टर से बाहर नहीं। हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं ये चल गया बस, ऐसा ही चलाइए। हाँ। ऐसे ही चलाइए। अब आप टेलीविजन के प्रोग्राम्स देख लीजिए, ठीक है, एक मॉर्निंग शो चला है एक चैनल पे, सब चैनल्स पे शुरू हो गया, ठीक है। एक ने शुरू किया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मतलब आफ्ताब इकबाल साहब का कोई भी प्रोग्राम देख ले या इस तरह के, अब सब वैसे उसी डगर पर चल पड़े। हाँ। अच्छा, ये वैसे ही है, मतलब हम लोग कुछ नया क्रिएटिव क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? अच्छा, फिर अब अगर अपने ड्रामास की बात करें और अगर हम अपने उस पे स्टोरीज पे जाएं, तो आजकल हर ड्रामे की सेम स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी कोई इस तरह आपको चेंज नहीं नजर आएगा, वही लड़ाई झगड़े, वही सास बहू, वही मतलब कुछ नया नहीं है। मतलब अभी के जो ड्रामास की सूरत हाल है वो ये है कि आप उसको देखते जाएं तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होने लग जाती है। तो वो इस तरह का आपका माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप ऑलरेडी अपने मसाइलों और अपनी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे होते। जब आप इस तरह की स्टोरीज या इस तरह की कोई अपनी एंटरटेनमेंट की चीज़ देख रहे हैं तो आप उसके भी ऊपर जो है ना, वो चीज़ भी आपके ऊपर हावी हो जाती है। मतलब आप दोनों तरफ से जकड़े हुए हैं। मैं ऐसी एक बात याद आ गई, मैं अपना खेल था, मैं डिस्कस कर रहा था नोमान एजाज साहब से, अल्लाह पाक उनको सलामती दे, बहुत अच्छा अदाकार। तो वो उसने स्क्रिप्ट को देखा, मैं जो बेसिक थीम था वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ था, तो उन्होंने 5-7 मिनट उसको लगा दिए। हालांकि वो एक मिनट में पढ़ा जा सकता था, या शायद इससे भी कम में पढ़ा जा सकता। मैंने नहीं कहा, उन्होंने जब सर उठाया तो कहने लगे मैंने इसको 5 दफा पढ़ा है, तब जाकर ये मुझ पर खुला है कि आपने लिखा क्या है इसमें, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। रूह और जिस्म का मेल है ये इंसान, रूह के तकाजे अलग हैं, जिस्म के तकाजे अलग हैं। तो मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत कौन करेगा? जिस्म तो नहीं कर सकता ना, उसके तो तकाजे भूख के हैं, तो वो मोहब्बत नहीं कर सकता, मोहब्बत रूह करेगी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो वो कहने लगे कि अब ड्रामा यूं नहीं बनता, आपके ये इस खेल के लिए तो मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, या कोई भी अदाकार जो इसको परफॉर्म करना चाहेगा वो जब तक आपके पास बैठेगा नहीं, आपकी आइडियोलॉजी को समझेगा नहीं, एक्सप्रेशंस नहीं दे सकेगा। तो कैसे? अब तो ड्रामा यूं नहीं बनता। मैंने कहा फिर अब कैसे बनता है? कहने लगे कि इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो, इनके साथ ये डायरेक्टर आ जाएगा, इस डायरेक्टर के साथ ये जो है हमारे स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, ड्रामा बन गया। ड्रामा आसान कर दिया। ड्रामा बन गया। हाँ। मैंने कहा कैसे? कहने लगे औरत को रुलाओ बस, वो रोती भी दिखाई देनी चाहिए। हाँ, हमारा मुआशरा शायद सिर्फ यही देखना चाहता है हमारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। हाँ। ये जो डिमांड वाली बात है ना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ औरत बहुत मजबूत थी, है और रहेगी, क्योंकि औरत जो है हमारे यहाँ की, वो ही हमारी बैकबोन है।
वो कहता है पुट्ठे पे हाथ धर दे, शाह को गदा कर दे, गदा को शाह कर दे। ये सलाहियत रखती है वो औरत। ये आज की बात नहीं, सदियों पुरानी बात कह रहा हूं मैं। तब भी औरत मजबूत थी, आज भी औरत मजबूत। तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगी अगर वो ना चाहे तो। ना पाले अगर आपके बच्चों को, ना संभाले उसको सही तरह से, ना तरबियत करे, तुम्हारे सामने बच्चे खड़े हो जाएंगे ऐसे, जिसका नतीजा आज नजर आ रहा है। हम तरबियत से दूर हो गए। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। हमने किसी भी मामले में तरबियत, इस ड्रामे में भी तरबियत की जरूरत है। पढ़ तो लिया। पहली बात तो यह कि हम पढ़ते ही नहीं, ड्रामा नहीं पढ़ते, म्यूजिक नहीं पढ़ते हम। हमारे यहां पाबंदियां हैं, इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। और ये भी हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने आर्ट गलत हाथों में दे दिया। शायद गलत का लफ्ज भी ठीक नहीं है, गलत नहीं है, मगर चूंकि जिनके पास जाना चाहिए था फिर उन्हीं के पास चला गया। आपने अपने बच्चों को फनकार नहीं बनाया, आपने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया। बहुत सारी वजूहात हैं अगर हम अपने मुआशरे के मसाइलों में देखें। अच्छा वसीम, आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसा हम सर बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस तरह की अकेडमीज भी नहीं है। चाहे हम म्यूज़िक को ले लें, आर्ट से रिलेटेड इदारे तो हैं, पर उस तरीके से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे? आर्ट्स काउंसिल मौजूद है, माजरत के साथ बेटा, आपकी आर्ट्स काउंसिल मौजूद है, क्यों ड्रामा की क्लास नहीं पढ़ाती? यही बात कह रहा हूँ मैं जी, ये इसी हवाले से जी बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं करा रहे? पहली बात तो ये कि एक तो जैसे सर ने कहा कि इन चीज़ों को हमारे माशरे में उस हद तक पजीराई नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए, और कहीं एक गैप है हमारी फैमिलीज़ के दौरान और हमारे लोगों के दौरान, जो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत बुरा अमल है। बुरा अमल इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस वक्त ये तमाम फ़न जिन लोगों के हाथों में आ चुका है, वो लोग उसको पोर्ट्रे बड़े गलत अंदाज में कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग इसकी तरफ आना भी चाह रहे थे वो भी अब इससे दूर हटते जा रहे हैं। इवन ये कि मुल्तान के अंदर अगर कोई ऐसी बात हो कि ड्रामे की क्लास हो रही है, तो लोग जो है वो एकदम से सिर्फ उसको सुनते हैं कि ये क्या, इसकी भी कोई आया क्लासेस होती हैं? क्योंकि हमने तो कभी किसी को नहीं देखा कि जिसने कहा हो कि मैंने कोई ग्रेजुएशन किया ड्रामे के अंदर और मैं फिर यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो निकम्मा, अनपढ़ और थोड़ा बहुत बस शार्प माइंड और चुटकुलेबाज इंसान हो, उसको उठा के ड्रामे की कैरेक्टर के लिए दे तो जुगत अच्छी मान लेता हो, वो हमारे यहाँ बेस्ट कॉमेडियन जो है वो समझा जाता है। और आजकल जो फॉलोअर्स और इनका चक्कर पड़ गया है, अब यकीन करें ना, सारे टिकटॉकर्स हमारे यहाँ जितने भी वो गए वो तमाम एक्टर्स बन गए, उनको फिल्मों में कास्ट कर लिया गया, उनको ड्रामों में कास्ट कर लिया गया। मुझे बताएं कि अब कहाँ उसके अंदर आप क्या ड्रामा उन्होंने पढ़ा होगा और क्या वो पोर्ट्रे करेंगे? बिल्कुल ऐसी इस पे लंबी बहस है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो बड़ी डिटेल में जाएगी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और बहुत सारे सवालात अभी आपसे रह भी गए, इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।